हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। काफ़ी लंबे समय के बाद में वीडियो बन रहा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और अच्छे होंगे आप सभी लोग। होपफुली CSIR नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी को पता होगा। जिन लोगों की प्रिपरेशन ब्रेक हो गई थी तो अब आप लोग भी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मॉर्फोजेंस के बारे में। मॉर्फोजेंस डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है और ये एक टाइप के पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं जो कि एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और क्या चीज़ बनने वाली है, किसी चीज़ का फेट क्या है, उसको ये डिसाइड करते हैं। सारे नोट्स जो हैं गिलबर्ट के 12th एडिशन से मैंने बनाए हैं। वीडियो का रेफरेंस बुक है गिलबर्ट। आप लोग भी अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी को CSIR के लिए टारगेट कर रहे हैं तो गिलबर्ट को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। तो हमारा टॉपिक है मॉर्फोजन। मॉर्फोजेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। One of the most important mechanisms governing cell fate specification. Morphogens एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल फेट के स्पेसिफिकेशन को गवर्न करते हैं। इसमें होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म गवर्निंग सेल फेट स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व्स ग्रेडियंट ऑफ पैराक्राइन फैक्टर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये जो मॉर्फोजेंस होते हैं ये एक टाइप के पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें पैराक्राइन फैक्टर्स की तो क्या होते हैं पैराक्राइन फैक्टर्स? छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम बात करें ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे और कुछ उसका जो फेट है वो क्या बनने वाला है उसको डिसाइड करेंगे। एक और चीज़ होती है कि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं कि जहाँ पे इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा यहाँ पे ये कुछ और बनाएंगे, जहाँ पे कंसंट्रेशन लो होगा यहाँ पे ये कुछ और बनाएंगे। तो ये पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं और इनका ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन के डिपेंडेंट मैनर में ये वर्क करेंगे। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कुछ और बनाएंगे और कंसंट्रेशन इनका कम है तो ये कोई अगली चीज़ बना देंगे। अगली चीज़ इन द सेंस हम कह सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट फेट होगा कि उस लेवल की कंसंट्रेशन अगर नहीं मिली तो ये कुछ और बन जाएगा। ऐसा ना बन के कुछ और बन जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ये बना ज़रूर लेगा। और ये क्या होते हैं, ये जीन के एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। कौन से जीन एक्सप्रेशन? कुछ जीन्स होते हैं, उन्हीं के एक्सप्रेस होने से कुछ बनता है। अगर कोई भी ऑर्गेन ही अगर बन रहा है तो कोई ना कोई जीन्स एक्सप्रेस हुए होंगे इसके अंदर, उसी से तो ये ऑर्गन बना। तो वो जो जीन्स हैं जो एक्सप्रेस हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का फेट डिसाइड करने में, उनको रेगुलेट करता है। और ऐसे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉर्फोजेंस। इनको हम मॉर्फोजेंस कहते हैं। A morphogen is a diffusible biochemical molecule. अगली प्रॉपर्टी, ये जो मॉर्फोजेंस होते हैं ये डिफ्यूजिबल बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिफ्यूजिबल का मतलब है कि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। अगर इस जगह पे कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे ज़्यादा है तो ये डिफ्यूज कर जाएंगे हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यही मतलब होता है मॉर्फोजेंस का डिफ्यूजिबल होने का। That can determine the fate of a cell. और ये सेल की फेट को डिसाइड कर सकते हैं बाई इट्स कंसंट्रेशन। अगर कोई भी सेल है और ये डिसाइडेड है कि यहाँ पे अगर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे इस मॉर्फोजेन के, तभी ये सेल आगे डेवलप होगा। तो अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं तभी ये सेल आगे डिफाइन होगा, आगे डिफरेंशिएट होगा। और अगर इसको ये कंसंट्रेशन नहीं मिलती है तो ये आगे कुछ भी नहीं बनाएगा और जो इसका डिफ़ॉल्ट स्टेट है उसी में ये रह जाएगा। नेक्स्ट आता है, दे कैन ऑल्सो बी पैराक्राइन फैक्टर्स
that are produced in one group of cells and then travel to another population of cells। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही टाइप की पॉपुलेशन में ये सेल्स की पॉपुलेशन में बनेंगे, हो सकता है किसी और टाइप की सेल्स में बने। अलग शेप से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये कोई एक टाइप की सेल है, यहाँ पे ये मॉर्फोजेंस का सिक्रीशन हुआ और ये मॉर्फोजेंस ट्रैवल हो गए किसी दूसरी टाइप ऑफ सेल में। एक और प्रॉपर्टी होती है मॉर्फोजेंस की कि ये जिस सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि वो आसपास होने चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, पैराक्राइन फैक्टर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर सकते, एक लिमिटेड एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही वो ट्रैवल कर पाते हैं। तो मॉर्फोजेंस की भी यही प्रॉपर्टी होती है, और ये ऐसे पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं और वो दूसरी पॉपुलेशन ऑफ सेल्स में ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेसिफाइंग द टारगेट सेल, जो टारगेट सेल है जिस पे ये पहुंच रहे हैं, टू हैव सिमिलर और डिफरेंट फेट्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजेन। जिस भी जगह पे ये पहुंच रहे हैं वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कितनी पहुंच रही है, उस कंसंट्रेशन के हिसाब से ये उस चीज़ को बनाएंगे। जैसे कि कोई भी सेल है, ये राउंड शेप में है, अब यहाँ पे है ये एक सोर्स जो कि पैराक्राइन फैक्टर्स को सिक्रीट कर रहा है। अभी इस सेल का ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है कि ये राउंड शेप में, स्फेरिकल शेप में रहेगी, और अगला है कोई इसका स्टार शेप बनना है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए इसको इस शेप में आने के लिए। तो ये जब इसको कंसंट्रेशन मिलेगी पैराक्राइन फैक्टर्स की, जितनी इसको रिक्वायर्ड है, जो थ्रेशोल्ड है, अगर वो कंसंट्रेशन मिल जाएगी तो ये सेल इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ये अपने इसी डिफ़ॉल्ट स्टेट में रहेगा, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजेन पे डिपेंड करेगा। अगर जितनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो नहीं मिलेगी तो सेल स्पेसिफाई नहीं हो पाएगी। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मॉर्फोजेन की, उन प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉर्फोजेंस, मैंने अपने आप से ही ये डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए ताकि आप इजीली समझ पाएँ, चीज़ें को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। अगर आपको भी अच्छा लगता है, समझ में आती हैं चीज़ें, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट मिल रहा हो थोड़ा बहुत तो आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके अलावा आप कोई टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं, चूँकि CSIR का एग्ज़ाम नियर बाई ही होने वाला है, तो किसी टॉपिक का अगर रिवीजन करना चाहते हैं या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप लोगों के लिए मैं वो टॉपिक लेके आऊँगी। तो चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉर्फोजेंस। एक्ट इन शॉर्ट रेंज, एक छोटी सी डिस्टेंस में ही ये वर्क करते हैं, बहुत लंबी रेंज में ये वर्क नहीं कर सकते। अगला है कैन बी पैराक्राइन फैक्टर्स। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, कुछ कैन भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैराक्राइन फैक्टर्स ही होते हैं। कैन बी पैराक्राइन फैक्टर्स, ये पैराक्राइन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि पैराक्राइन फैक्टर हो सकते हैं तो ये कुछ और भी हो सकते हैं। कुछ और क्या हो सकते हैं देखेंगे अभी हम। एक्ट इन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर, जो सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं उनको ही मैंने समराइज वे में लिखा हुआ है यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाइक्वाइड इज फर्स्ट मॉर्फोजेन। सबसे पहला मॉर्फोजेन जो है वो बाइक्वाइड है। बाइक्वाइड ड्रोसोफिला में एक जीन होता है, एक प्रोटीन होता है, जो कि पहला मॉर्फोजेन जो देखा गया था वो बाइक्वाइड ही था। नेक्स्ट है कैन बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई, कैन बी पैराक्राइन फैक्टर्स एंड कैन बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑल्सो। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि जो मॉर्फोजेंस होते हैं ये दे आर ऑलवेज पैराक्राइन फैक्टर्स और दे आर ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये पैराक्राइन फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट है मॉर्फोजेन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो मॉर्फोजेन का ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का मतलब जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में वर्क करते हैं, ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी की वजह से मॉर्फोजेन के ग्रेडियंट की वजह से ही कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। अगर आप लोगों ने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिकेशन होता है एक ऑटोनॉमस और एक कंडीशनल। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ऐसा होता है जिसमें कि जो भी सेल है वो जो अपना स्पेसिफिक टाइप बना रही है, उसका जो स्पेसिफिक फेट है वो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किसी दूसरे सेल से कोई उसको मॉर्फोजेन मिल रहा है, कोई पैराक्राइन फैक्टर मिल रहा है या कोई इन्वायरमेंट मिल रहा है। उस इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड करेगा कि ये डायरेक्टली अपने आप से अपने आप को स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दूसरा होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, जिसमें कि सेल को बस परमिशन चाहिए होती है, जैसे ही उसको परमिशन मिलती है उसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपना फेट बना लेती है। इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये कि पैराक्राइन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दोनों ही हो सकते हैं, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में वर्क करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मॉर्फोजेंस हैं ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड आपने जरूर पढ़ा होगा, रीजेनरेशन में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से रेटिनोइक एसिड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर पे वर्क करता है लिम्स के जनरेशन के लिए। दूसरा है सोनिक हेजहॉग। सोनिक हेजहॉग में क्या होता है, हमारा हैंड जो है इसमें एक सबसे छोटी वाली जो फिंगर होती है ये सोनिक हेजहॉग की कंसंट्रेशन की वजह से ही बनती है। कुछ इस तरीके से सोनिक हेजहॉग का कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे सबसे कम होता है। तो सबसे कम होने की वजह से थंब बनता है और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से यहाँ पे ये छोटी वाली जो फिंगर होती है वो बनती है। तो ये भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में वर्क हो गया। अगला एग्जाम्पल है TGF बीटा या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन और वेंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एग्जाम्पल हैं आपके मॉर्फोजेंस के। इन सब पे वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, और इसके अलावा आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिक तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी आपको ज़रूर पढ़ा दूँगी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, uncommitted cells exposed to high concentration of the morphogen that is nearest its source of production are specified as one cell type, and when the morphogen's concentration drops below a certain threshold a different cell fate is specified। बताती हूँ इसका पूरा मतलब। ये आप देखिएगा एक डायग्राम दिखाया गया है, गिलबर्ट का ही डायग्राम भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मॉर्फोजन का अमाउंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ये थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन है, ये थ्रेशोल्ड 2 है। थ्रेशोल्ड 1 का मतलब है कि अगर इतना कंसंट्रेशन मॉर्फोजन का मिलता है तो कुछ अलग टाइप की सेल बनेंगी, अगर इतना कंसंट्रेशन मिल रहा है तो कुछ अलग टाइप की सेल्स बन रही हैं, और अगर बहुत लो कंसंट्रेशन है तो कुछ अलग टाइप की सेल्स बन रही हैं। दिखाती हूँ कैसे। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ये देखिएगा सेल कैसी है, अलग टाइप की सेल है, येलो कलर से है, और ये मॉर्फोजन सिक्रीटिंग सेल या सोर्स भी है। जब थ्रेशोल्ड 2 दूसरी कंसंट्रेशन है तो सेल्स कुछ अलग टाइप की दिख रही हैं, अगली थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन पे सेल्स अलग टाइप की हैं, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में वर्क करते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ वाली सेल है इसको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिल गया तो इसने कुछ अलग टाइप की चीज़ बना ली, कलर डार्क है इसका, और यहाँ पे कलर से रिप्रेजेंट किया है। ऐसा नहीं है कि कलर का ही डिफरेंस आएगा, मेन मैटर होता है कि जितना पास में सेल होगी उतना ज़्यादा उसका स्पेसिफिकेशन दूसरे टाइप का होगा। जैसे कंसंट्रेशन कम होती है, अगेन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, चेंजेस आए हैं। और जैसे ही लोएस्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूर से होगी उसको उतना ही कम ये मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन मिलेगा,
तो जितना कम मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन मिलेगा उतना ही कम स्पेसिफिकेशन होगा पर्टिकुलर सेल में। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो अनकमिटेड सेल्स होती हैं, अनकमिटेड का मतलब कि उनका कुछ डिसाइड नहीं है वो क्या बनने वाली हैं, जब उनको हाई कंसंट्रेशन मिलती है मॉर्फोजन की, दैट इज जो सोर्स है मॉर्फोजन के प्रोडक्शन का उसके पास में होती हैं। यहाँ पे देखिए ये सोर्स है और इसके पास वाली से देखिए इसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मिल रहा है, तो ये एक अलग टाइप की सेल में बनती हैं। लेकिन मॉर्फिन की कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड से नीचे ड्रॉप कर जाती है। यहाँ पे देखिएगा थ्रेशोल्ड से कम है कंसंट्रेशन। अ डिफरेंट सेल फेट इज स्पेसिफाइड। देखिए बिल्कुल कलर में पूरा ही डिफरेंस आ गया, पूरी सेल ही अलग बन गई है, जिस तरीके से बननी चाहिए थी वैसी नहीं बनी है। तो इस तरीके से ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है। When the concentration falls even lower, अगर concentration और भी लो हो जाती है, a cell that initially was of the same uncommitted type is specified in yet a third distinct manner. अगर concentration बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है उस पर्टिकुलर मॉर्फोजन की, तो जो सेल एक ही जैसी थी, शुरुआत में वो भी अनकमिटेड थी जिसको कि कम कंसंट्रेशन मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसको कम कंसंट्रेशन मिलेगी वो एक अलग ही टाइप में डिफरेंशिएट हो जाएगी, कुछ अलग ही टाइप की चीज़ को बना लेगी। गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक और पॉइंट आता है फ्रेंच फ्लैग मॉडल, बहुत फेमस है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कुछ है नहीं, बस छोटा सा एक पार्ट है इसका, समझाती हूँ आप लोगों को क्या है फ्रेंच फ्लैग मॉडल। फ्रेंच का फ्लैग कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे ब्लू, वाइट और रेड 3 कलर्स होते हैं जिससे कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेंच फ्लैग मॉडल में हुआ क्या एक्चुअली कि इसको इस तरीके से बना दिया गया कंसंट्रेशन के मैनर में। कहा गया कि ये जो ब्लू कलर है ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन को डिफाइन करेगा, जो वाइट कलर है ये लो या मॉडरेट कंसंट्रेशन को डिफाइन करेगा, और जो रेड है ये सेल की डिफॉल्ट फेट को बनाएगा, या जो कह सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इन द फ्रेंच फ्लैग मॉडल द फ्रेंच फ्लैग is used to represent the effect of a morphogen on cell differentiation. मॉर्फोजन का इफेक्ट क्या होता है सेल के डिफरेंशिएशन में, इसी चीज को फ्रेंच फ्लैग मॉडल से रिप्रेजेंट किया गया है। अ मॉर्फोजन अफेक्ट्स सेल स्टेट बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। जो मॉर्फोजन होता है पहले भी देख चुके हैं कि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में सेल्स को अफेक्ट करता है, एंड दीज स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर्स ऑफ द फ्रेंच फ्लैग। होता क्या है कि जो फ्रेंच का फ्लैग है उसके अलग अलग कलर से इन कंसंट्रेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। हाई कंसंट्रेशन एक्टिवेट्स अ ब्लू जीन, लोअर कंसंट्रेशन एक्टिवेट्स अ वाइट जीन विद रेड सर्विंग एज द डिफॉल्ट स्टेट। यहाँ पे देखिएगा जो ब्लू कलर है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है मॉर्फोजन की, जो वाइट है यहाँ पे लो या मॉडरेट कंसंट्रेशन है, और जो रेड है वो डिफॉल्ट स्टेट, मतलब सेल जैसी थी वैसी ही है, इसको मॉर्फोजन मिला नहीं तो ये डिफरेंशिएट नहीं हुई है, जो इसको बनना चाहिए था ये वो नहीं बनी, लेकिन कुछ ना कुछ वो है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बना, उसकी जो डिफॉल्ट स्टेट है उस स्टेट में सेल रहेगी। रेड सर्विंग एज द डिफॉल्ट स्टेट इन सेल्स बिलो द नेसेसरी कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड, मतलब कि लो से भी ज़्यादा लो कंसंट्रेशन हो गई है तो वहाँ पे रेड होगी। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, सिंपल है, जो रेड है, रेड किस चीज़ का मार्क होता है, इसको डेंजर के लिए यूज़ किया जाता है, रेड खतरे का निशान होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर रेड कलर है तो मतलब कि यहाँ पे खतरा है, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं मिल रही है, मतलब कि सेल के लिए खतरा है, सेल को जो बनना चाहिए था सेल वो नहीं बन पाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट्स में बताइए।